जलवायु। पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश की स्थलाकृति और अपवाह के बारे में पढ़ें। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व वही रहे। अगर किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझना है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक तो अपवाह की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा स्थलाकृति की। तो वैसे 3 हैं, तो 3 में से तो 2 ये हो गए। एक तीसरा कौन-सा है? तो तीसरा आपकी जलवायु ही है, ठीक है? इस अध्याय में आप तीसरे तत्व मतलब हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ें। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, मई का महीना गर्म होता है, सुविधाजनक होता है, जून जुलाई में वर्षा होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्था और विविधता का कुल योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है, ठीक है? मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र में मौसम है वो, ठीक है? जो एक वायुमंडल की अवस्था को बताए वही आपका मौसम है। मौसम बदलता रहता है ना? कभी धूप, कभी छाँव, कभी गर्मी, तो कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी सूखा, है ना? चलता रहता है। तो मौसम हुआ। मौसम और जलवायु के तत्व कौन से हैं? ये सब एक ही हैं। तापमान भी है, वायुमंडलीय दाब भी है, पवन है, आर्द्रता है, वर्षण भी है। ठीक है? मौसम और जलवायु के तत्व जो हैं वो सब एक ही हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। ठीक है? मतलब क्या है, मौसम जो है वो एक दिन में कई बार बदल जाता है। ठीक है? आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, फिर पता चला कि एकदम सुहाना सा मौसम हो गया, फिर पता चला कि बारिश हो रही, फिर पता चला गर्मी लगने लग गई फिर से, है ना? बात समझ रहे हैं? मौसम है, चेंज होता रहेगा। फिर भी कुछ सप्ताह, महीने वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है, जैसे दिन गर्म, ठंडे, हवादार, शांत, आसमान बादलों से घिरा, साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकता है। महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में बांटा जाता है। ठीक है? महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर ही पूरे साल को गर्मी, ठंडी, वर्षा में बांटा गया है। किस आधार पे? महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है और ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पर शब्द दिया गया मानसून। मानसून जिसकी उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द से। अरबी शब्द कौन सा? मौसम से हुई है। मौसम का मतलब क्या होता है? मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। ठीक है? चलिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। भारत जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। ठीक है? ये दक्षिण दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। ठीक है? सामान्य प्रतिरूप, लगभग एकरूपता, फिर भी क्या है? देश की जलवायु अवस्था में अलग अलग प्रादेशिक अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। हम 2 महत्वपूर्ण तत्व कौन से? तापमान और वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम से दूसरे मौसम में किस प्रकार की भिन्नता होती है। 2 महत्वपूर्ण कौन से? तापमान और वर्षण। ठीक है? क्या तापमान जो दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा वही क्या उत्तर भारत में भी मिलेगा? क्या वर्षा जो पश्चिमी घाट में हो रही वही क्या मरुस्थलीय क्षेत्र में भी होगी? है ना? क्या जो पहाड़ी क्षेत्र में तापमान देखने को मिलेगा वही तापमान आपको मैदानी क्षेत्र में भी मिलेगा? क्या जो वायुमंडलीय दाब समुद्री क्षेत्र पर देखने को मिलेगा वही वाला आपको मैदानी क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में या फिर पहाड़ी क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा? या फिर वनस्पतियों की ही हम बात करें तो वो क्या सब जगह एक जैसी ही नजर आती है? नहीं नजर आती है ना? उसका भी रीजन क्या है? यही सारी चीजें। बस समझ गए? गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थान का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर का पहलगाम है तो वहाँ का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान कितना होता है? -35। ठीक है? लेकिन तिरुवनंतपुरम में यही कितना होगा? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना अंतर है? और -45 यही है और ये तो +22 है। अगर इसको अंतर दोनों में देखा जाए कितने का डिफरेंस है तो 45 + 22 कितना हो गया? 67 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अंतर है ना? द्रास सेक्टर और तिरुवनंतपुरम में के तापमान में। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है और वो है थार का मरुस्थल। वहाँ पे दिन का तापमान देखेंगे, थार के मरुस्थल का दिन का तापमान देखेंगे तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, लेकिन उसी रात या नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में देखें तो दिन और रात का तापमान लगभग एक जैसा ही बना रहता है ना? बात समझे? केरल में देखो, या जम्मू कश्मीर, सॉरी, अंडमान निकोबार में या तटीय क्षेत्र किसी में भी
तो वहाँ के दिन और रात के तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं है, लगभग एक जैसा ही रहेगा। लेकिन आप वही चीज़ देखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में जाके, तो वहाँ दिन का तापमान तो कुछ और ही रहेगा, 50 डिग्री, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। लेकिन रात का तापमान कैसा होगा, 15 से 20 डिग्री। तो अंतर सबसे ज़्यादा अंतर जो देखने को मिल रहा है मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अब वर्षण की ओर ध्यान दिया जाए तो वर्षण के रूप और प्रकार में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। वर्षण में के रूप प्रकार के साथ साथ इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार भी भिन्नता है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। हिमालय में जो बारिश होती है कैसी होती है, बर्फ के रूप में। और देश के बाकी भाग में यह वर्षा के रूप में होती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता के मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मतलब एक ये है, अगर बोला जाए तो भारत में जो वर्षा का प्रतिरूप है वो कैसा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक बारिश का प्रतिरूप ये है भारत में, ठीक है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। ज़्यादातर हिस्सा भारत का ऐसा है जहाँ पर जून से सितंबर बीच वर्षा होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जैसे तमिलनाडु का तट है, वहाँ पर ज़्यादातर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। ज़्यादातर हिस्से तो ऐसे ही हैं कि जून से सितंबर तक बारिश होगी, लेकिन तमिलनाडु का एरिया एक ऐसा है जहाँ पर आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा बारिश होती है ना। जितनी भी बारिश होती है उसका ज़्यादातर हिस्सा कब होता है, अक्टूबर या नवंबर में। समान रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में देखा जाए तो ये सामान्य बात है कि वहाँ के तापमान में जो अंतर है, तापांतर है, वो निम्न होगा। तापांतर क्या होता है? हुँ? तापांतर का सर मतलब, तापमान जो होता है हाँ, सर, दिन और रात के ये तापमान में अंतर। वेरी गुड, उसी को हम तापांतर बोलते हैं। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। तटीय क्षेत्र में क्या है, तापमान में अंतर है, ठीक है। और आंतरिक क्षेत्र में क्या है, तो ऋतुनिष्ठ मौसमी अंतर होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा समानता पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जो उत्तर का मैदान है वहाँ पे बारिश का प्रारूप अगर देखें, बारिश की अगर हम मात्रा देखते हैं, तो बारिश की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती चली जाती है। उसका कारण क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा का कम होता चला जाना। कारण क्या है इसका, तो कारण एक ही है और वो है समुद्र से बढ़ती दूरी, ठीक है। बात समझे, समुद्र से बढ़ती दूरी की वजह से क्या होता है, हवाएं आपकी आर्द्र से शुष्क होती चली जाती, ठीक है। समुद्र से इन्होंने आर्द्रता ग्रहण की और जहाँ इनको रोक टोक मिला, जहाँ पर इनको ब्रेकर मिला, वहीं पर क्या किया इन्होंने, बारिश कर दिया, ठीक है। ओके, अब वहाँ पे तो बारिश वारिश होगी, अब जो थोड़ा बहुत बचा उसको लेके आगे बढ़ती है, फिर से बारिश हो जाएगी, आगे बढ़ेगी थोड़ी और कम होगी, आगे बढ़ेगी फिर और कम होगी। तो वो समुद्र से बढ़ती दूरी के कारण ऐसा होता है कि जो उत्तरी मैदान में वर्षा है, वर्षा का पूर्व से पश्चिम की ओर घटने की स्थिति है, वो समुद्र से बढ़ती दूरी का परिणाम है, ठीक है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं। जो भिन्नताएं आप देख रहे हैं, यही लोगों के जीवन में भिन्नता लाती है। उनके भोजन, वस्त्र, घरों के प्रकार में दिखती भी है। ये भिन्नताएं सिर्फ भिन्नताएं ऐसे नहीं कि मौसम में ही भिन्नता है, नहीं। वो भिन्नताएं हमको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, हमको अपने खाने पीने पर, अपने कपड़े पर, अपने घरों के प्रकार पर, है ना। किसी की छत एकदम सपाट होती है, किसी की छत कैसी होती है भाई, ढलुआ टाइप की होती है ना। पानी एक भी नहीं बचेगा, सारा पानी गिर जाएगा, ठीक है। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी और छत चपटी क्यों होती है, छत चपटी होती है तो घर की दीवार मोटी होती है। तराई क्षेत्र गोवा मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं। असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं असम में। तो ये 3 सवाल हैं जो आपको बताने हैं, ठीक है। यहाँ से कल करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग गड़बड़ा गई थी इस वजह से थी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे कहते हैं कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से, अक्षांश है, तुंगता है, ऊंचाई जिसको बोलते हैं, वायु दाब है, पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्ष्य, है ना। पृथ्वी गोल है, सबको पता है। सौर ऊर्जा की मात्रा जो है वो हर अक्षांश पर एक जैसी नहीं है, अलग अलग होती है। तापमान देखेंगे तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर कम होती चली जाती है ना। वायुमंडल का भी मामला है कि वायुमंडल की सघनता भी कम होती चली जाती है ना। जब कोई व्यक्ति
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो वायुमंडल की सघनता भी कम हो जाती है, तापमान घट जाता है। ठीक है, तो एक तो ये पृथ्वी गोल है, इसी वजह से जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो अक्षांश, प्रत्येक अक्षांश पर एक जैसी नहीं होती है। दूसरी चीज़, तापमान, इसी का परिणाम है कि तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों तक कम होता, ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति है जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो क्या होता है, वायुमंडल की सघनता को कम पाता है, कम सघनता उसको मिलती है और तापमान भी घटता रहता है ना। पहाड़ियाँ जो हैं, यही कारण है कि पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं, है ना। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र, यहाँ तक तो बात रही आपके अक्षांश की, यहाँ बात हो गई ऊंचाई की, यहाँ बात होगी वायुदाब और पवन तंत्र। उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान और वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। मतलब जो वायुदाब और पवन तंत्र है वो कहाँ की बात कर रहे हैं, कितने अक्षांश पर स्थित है, ऊंचाई उस क्षेत्र की क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई की बात, उसी बात पर निर्भर करेगा कि वहाँ का वायुदाब कितना होगा, पवन तंत्र वहाँ पर कैसा होने वाला है। ठीक है, बात समझे। समुद्री सतह पर वायुदाब अधिक देखने को मिलेगा, है ना। मैदानी क्षेत्र में वायुदाब कम मिलता है ना, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो तापमान, अब इन्हीं की वजह से तापमान और वर्षा के वितरण भी प्रभावित होते हैं। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी वाला मामला देख रहे हैं तो समुद्र का जलवायु पर कैसा प्रभाव है, समकारी प्रभाव है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका प्रभाव भी कम होता चला जाता है और लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस भी करते हैं। इसी को हम महाद्वीपीय अवस्था बोलते हैं। अच्छा, महाद्वीपीय अवस्था क्या है? महाद्वीपीय अवस्था का मतलब है गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, सर्दी में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। बात करें महासागरीय धाराओं की तो ये समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ क्या करती हैं, तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधारा बहती होगी और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर होगी तब वह तट या तो गर्म होगा या फिर ठंडा होगा। ठीक है, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भाग में स्थित हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। उसका कारण क्या है यह पता करना है। ठीक है, अंत में किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उच्चावच की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऊंचे पर्वत क्या होते हैं? ऊंचे पर्वत भैया ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। अगर उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वो वर्षा, ठीक है, तो ऊंचे पर्वत क्या है, ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। और अगर इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को भी रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनते हैं। ठीक है, पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। पवन विमुख ढाल के बारे में हमने उस दिन बताया। अगर इधर से हवा आ रही है, ठीक है, तो इधर से जो हवा आ रही है तो पर्वत का ये वाला जो हिस्सा है वो पवन विमुख है और जो ये वाला हिस्सा है वो पवन विमुख क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखें, ये हमने आपको उस दिन बताया था। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भारत की जलवायु क्या, विश्व की कोई भी जलवायु होगी, प्रभावित करने वाले कारक वही होंगे, है ना, सेम सेम होते हैं सबके। तो इसमें भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो समझना चाहिए कि जो कारक हैं वो कैसे हैं। जैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में अक्षांश है। अब अक्षांश में कैसे, कच्छ के रण से लेकर मिजोरम तक एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना। आधा भाग उसका दक्षिण में आता है, आधा भाग उत्तर में है ना। भारत का इस वजह से जो दक्षिण का हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और आधा भाग जो उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, याद रखें। भारत की जलवायु में उष्ण और उपोष्ण दोनों की विशेषता आप देख पाएंगे। ऊंचाई की बात करें तो भारत के उत्तर में हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर। भारत का तटीय क्षेत्र भी बड़ा है जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर। ठीक है, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। मतलब उत्तर भारत के उत्तरी हिस्सा में जो हिमालय की अवस्थिति है उसका महत्व ये है कि वो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। ठीक है, और यही कारण भी है कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तर भारत का विशाल का जो मैदान है ना, विशाल मैदान है, जो अनाज का भंडार भी है, विश्व का सबसे घना बसा क्षेत्र भी है, वो हो सकता था कि वीरान पड़ा रहता। ठीक है, उपजाऊ मैदान नहीं मिलते। ठीक है, इन्हीं पर्वतों के कारण उस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। वायुदाब और पवन की बात करें तो भारत में जलवायु और संबंधित मौसमी अवस्थाएं हैं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। जो मौसमी अवस्थाएं हैं जलवायु और
भारत के में जलवायु और संबंधित मौसमी अवस्थाएं हैं वो कुछ वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है, जैसे वायु दाब और धरातली हवा, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनसे संचालित होता है। अब भारत का जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, ट्रेड विंड्स है, भारत किस में आता है? ट्रेड विंड्स के क्षेत्र में आता है, व्यापारिक पवन के क्षेत्र में आता है। एक तो ये याद रखना है। ये पवनें कैसे चलेंगी? उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंध से उच्च दाब पट्टी से, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती हैं और दक्षिण की ओर बहती हुई, बहती तो दक्षिण की है, लेकिन हवा कभी सीधे नहीं चलती है। तो कैसे चलती है? ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। रीजन क्या है? कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ठीक है। तो कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ती है। कौन से? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से चलने वाली व्यापारिक पवन किधर घूम रही है? दाहिनी ओर विक्षेपित होती है, विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है। मतलब स्थलीय भागों पर उत्पन्न जो वायु है वो कैसी होगी? हल्की होगी, शुष्क होगी, मतलब या फिर नमी की मात्रा बहुत कम होगी, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये स्थलीय भाग पर उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं भी होती है, मतलब वर्षा होगी तो कम होगी, नहीं तो होगी, ठीक है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी भारत कैसा नहीं है? कम वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है, मतलब वर्षाहीन नहीं है, ओके। और उसका क्या कारण है? अब इसको देख लेते हैं क्यों ऐसा है। इससे पहले हम सबको रियलिस्ट बल पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल होता है। इससे इससे पवनें उत्तर की ओर, सॉरी उत्तर में, हाँ, पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती हैं, ठीक है। इसी को हम फेरेल का नियम कहते हैं। मतलब फेरेल का जो नियम है वो वायु के पवनों के विक्षेपण से संबंधित है, ठीक है, समझिए। उत्तर में होगी, उत्तरी गोलार्ध में होगी दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं। भारत की वायु दाब और पवन तंत्र भी अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, हिमालय के उत्तर में, हमने आपको बताया है हिमालय का उत्तरी हिस्सा और हिमालय का दक्षिणी हिस्सा। जैसे आपसे अगर पूछे कि गंगा का मैदानी क्षेत्र हिमालय की किस दिशा में है, तो आप क्या बताएंगे? दक्षिणी गोलार्ध, तो सॉरी दक्षिण दिशा में है ना, बात समझिए। तो भारत का वायु दाब और पवन तंत्र भी अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवा दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। मतलब शुष्क हवा है, दक्षिण बहेगी, निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र में बहेगी। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है ना। गर्मी के मौसम में जो गंगा का मैदान है वो क्या बनाता है? किस चीज़ का निर्माण करता है? विषुवत गर्त का निर्माण करता है, ठीक है, सॉरी मानसून गर्त का निर्माण करता है, ठीक है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये पवनें कोस्ट महासागर के ऊपर से बहती हैं, फिर नमी भी ग्रहण करेंगी। कोस्ट के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं, भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में आता है। जो ऊपरी वायु परिसंचरण है वो पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में आता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक है जेट धारा। मतलब भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में या भारत में पश्चिमी विक्षोभों के आने के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? उसका नाम क्या हुआ? नाम है उसका पश्चिमी प्रवाह, ठीक है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक होती है जेट धारा, सॉरी जेट धारा है इसका। जेट धाराएं क्या होती हैं? 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित, और 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है, इसलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहते हैं। भारत में ये जेट धाराएं गर्मी में, गर्मी को छोड़ दिया जाए तो पूरे साल क्या होता है? हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। मतलब ये गर्मी में नहीं बहती, जेट धाराएं जो है ना, गर्मी के अलावा, ग्रीष्म ऋतु के अलावा साल भर हिमालय के दक्षिणी हिस्सा में प्रवाहित होती है, ठीक है। इसी पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आता है। जो पश्चिमी प्रवाह है
इसी से क्या होता है, उत्तर पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की किरणें आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। ठीक है, गर्मियों में ऐसा होता है कि जो आभासी गति है सूर्य की, उसी की वजह से सूर्य उत्तरायण होता है ना गर्मी में, हम सबके यहाँ गर्मी जब पड़ती है तो उसमें सूर्य उत्तरायण रहता है। और हमने आपको बताया था जब सूर्य उत्तरायण होता है ना तो उसके यहाँ ITC जेट विस्तार भी बदल जाता है। अब ITC जेट विस्तार की जब बात करेंगे तो करीब जब सूर्य उत्तरायण रहेगा तो गंगा के मैदान के पार भी निकल जाता है। ठीक है जेट धारा, अच्छा, सूर्य की आभासी की गति के साथ उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा है जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहते हैं। गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। अब ये क्या है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण है। ठीक है, पेपर में पूछा भी गया है और हमको पता भी होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है, जो भी चीज़ें हैं क्लियर रहनी चाहिए। ओके, और टेस्ट आप सब लोग देते हैं तीनों लोग, ये अच्छी बात है। बाकी सब नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते। ठीक है, वो प्रायः भारत के उत्तर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं और पूर्वी प्रवाह के एक भाग के रूप में पहुंचते हैं। ठीक है, देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित भी करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? अगर सुना पढ़ा है तो बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करें भारतीय मानसून। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है ना, मानसूनी प्रकार की है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ही ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने मतलब उत्क्रमण के कारण लाभ नहीं हुआ क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दे दिया। किसने नाम दिया है? अरबवासी ने नाम दिया। ठीक है, वैसे लोग पहले ही आते थे, लेकिन उन्हें हवा की ज़रूरत पड़ती थी अपने जहाज को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग स्कूल जा रहे थे, देखिए बारिश हो गई है, छाता होता सब बोरा हो रहा। गांव में पहले बारिश होती थी ना तो सबके पास छाता तो नहीं होता था, तो क्या करते थे लोग, बोरा कैसे बना लेते थे। देखो ये इसे ही आदमी उठा हुआ है ना, ऐसे लोग बना देते थे। अच्छा, इन सब मामलों में से लेडीज जो होती है ना बहुत सचेत रहती हैं ना। बारिश का मौसम है, छोटी सी छतरी ली, बैग में डाल दिया। लड़का लोग क्या करता है, बारिश होने से पहले का इंतजाम उनका है। लड़के क्या करते हैं, बारिश हो जाए, बारिश आ जाए, बारिश खत्म हो जाए, उसके बाद सोचेंगे कि छाता लिया जाए कि ना लिया जाए। चलिए, फिलहाल बात करेंगे मानसून का प्रभाव। तो मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ के बीच में रहता है। मानसून की प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए कुछ तथ्य जानने हमको बहुत जरूरी है। मानसून क्यों उत्पन्न होता है? पहली चीज तो मानसून उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि जल और स्थल भाग के गर्म या ठंडे होने में विभेद पाया जाता है, इसकी वजह से मानसून उत्पन्न होता है। ठीक है, भारत के स्थल भाग पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। पहला हो गया। दूसरा क्या है, ITC-जेट। ITC-जेट की स्थिति गंगा मैदान की ओर खिसक जाती है ना। अभी अभी हम थोड़ी देर पहले ITC-जेट के बारे में आपको बताया है ना, तो याद रखना। ITC-जेट की ओर खिसक जाता है। विषुवतीय गर्त होता है। ठीक है, हम शुरुआत में विषुवतीय गर्त से होता है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्या है, हिंद महासागर में मतलब उच्च दाब वाला क्षेत्र। हिंद महासागर में एक नाम है मेडागास्कर, इसके पूर्व में है 20 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश के ऊपर है उच्च दाब वाला क्षेत्र। इसके ठीक है, उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब उसकी जितनी स्पीड होगी उसी आधार पर तय होगा कि बारिश कितनी होने वाली है या फिर शुष्कता कितनी होने वाली है। तीसरा क्या है, तिब्बत के पठार का गर्म हो जाना। चौथा है, सॉरी, इसके क्या होता है, परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं और उच्च दाब का निर्माण होता है। ठीक है, फिर
अगला है ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा का प्रभाव होता है। ठीक है, ये भी याद रखो, नोट कर लेना इसको। आईटीसीजेड होता क्या है वैसे, अब सवाल ये है। तो आईटीसीजेड ऐसे विषुवतीय अक्षांश होते हैं, विस्तृत गर्त निम्न दाब का क्षेत्र होता है जहां पर उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। ये अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। मतलब हम ये कहें कि सूर्य की जो आभासी गति है या उसी के आधार पे आईटीसीजेड खिसकता रहता है। मतलब इन दोनों में अनुकूलतम संबंध पाया जाता है। ठीक है, अनुकूल संबंध पाया जाता है। ओके, इसके अलावा दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। कौन सा? ये तो 5 हो गए कारण, लेकिन एक छठा ये भी है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। मतलब प्रशांत महासागर में अगर उच्च दाब है तो भारत में कैसा होगा? निम्न दाब होगा। ठीक है, अब निम्न दाब इधर, उच्च दाब उधर है, तो उच्च दाब से हवा निम्न दाब की ओर चलती है ना, तो वो बारिश कराती है। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, दाब की अवस्था में इस नियमकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी दोलन क्या है, ये भी एक सवाल है। दाब की अवस्था में नियतकालिक परिवर्तन जो होता है उसी को बोलते हैं। डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 131 डिग्री पूर्व। ताहिती प्रशांत में पड़ता है 12.3%, और दक्षिण में 131 पूर्व है। ताहिती प्रशांत में 18 डिग्री 149 डिग्री पश्चिम के दाब के कारण दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो मतलब ये है कि औसत से कम या फिर विलंब से आने वाला मानसून, मतलब एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। ठीक है, और यह एक गर्म समुद्री जलधारा होती है। एल नीनो क्या है? गर्म समुद्री जलधारा होती है। चलिए, नाम यहाँ पे दिख रहा है पेरू की ठंडी धारा। ठीक है, ये पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर हर 2 से 5 साल की अंतराल पे पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध किससे है? तो एल नीनो से है। इसलिए इस परिघटना को हम एंसो कहते हैं। एंसो, एल नीनो, दक्षिणी दोलन। अब बात आती है एल नीनो क्या है। एल नीनो मतलब है ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास। ये आपका क्या है? एल नीनो। एल नीनो स्पेनिश शब्द है, याद रखना। अर्थ क्या होता है? बच्चा या जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है, इस वजह से ऐसे कहा जाता है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। ठीक है, अब बात करेंगे मानसून का आगमन और वापसी। मानसून का आगमन कैसे होता है? अच्छा, मानसून के निर्माण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, एक बार बता दीजिए आपको। आगे बढ़ता हुआ मानसून हो सकता है क्या, और पीछे? हम पूछ रहे हैं मानसून के निर्माण के प्रमुख घटक क्या हैं। मानसून निर्माण की प्रक्रिया, नहीं घटक बता, नहीं प्रक्रिया। सर, जलवायु। अभी हमने उसको बताया था ना, एक तो जल और स्थल भाग का के गर्म और ठंडा होने का विभेदीकरण।
अभी हम लोग को आपको बताया था जी। और दूसरा क्या बोले थे? अच्छा, ये क्लास 9th वाले नोट्स नहीं बना है ना? इसका बना लेना था 9th और 10th, बस 2 ही का बनाना है, 11 12 का छोड़ देंगे। चलो, अब बात करेंगे मानसून का सर आगमन और विभेदीकरण क्या है? हैं? इसका मतलब? अलग अलग, जैसे अलग अलग टाइम पे, अब जैसे स्थल है जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है, जलीय क्षेत्र है देर से गर्म देर से ठंडा होता है, बस समझे? तो विभेदीकरण है ये, दोनों में ये विभेद पाया जाता है, ठीक है। मानसून का आगमन और वापसी देखें तो व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती। एक चीज़ ये पता हुई, मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित हुई, मतलब उष्णकटिबंधीय समुद्र से लेकर ऊपर तक जो बहती हैं ये, तो वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं अलग अलग। मानसून का समय जून की शुरुआत से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिन के बीच का होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, लगातार कई दिनों तक जारी भी रहती है। इसे हम मानसून प्रस्फोट बोलते हैं या फिर मानसून फटना बोलते हैं। इसे मानसून पूर्व बौछार से अलग रखते हैं, ठीक है। मानसून पूर्व बौछार अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर प्रवेश कर जाता है। कब भैया करता है? पहला सप्ताह है जून का, ठीक है। उसी समय प्रवेश करता है भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप का क्या मतलब है? जो दक्षिण का मतलब जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, नर्मदा के दक्षिण वाला भाग, ओके। इसके बाद ये दो भागों में बँट जाता है, मतलब दक्षिणी छोर से प्रवेश करने के बाद दो भागों में बँटेगी। एक होगा अरब सागर की शाखा, एक होगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद अरब सागर की शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम की में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे, इस वजह से ये हवाएं क्या करती हैं, ये हवाएं मुड़ जाती हैं गंगा के मैदान की। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ देश के अन्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान में कहाँ मिल रहे हैं? उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। याद रखें कहाँ पर मिलती हैं, या फिर पूछे जाए कौन से विभाग में मिलती हैं, तो ये भी आपको पता है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में होती है। जो दिल्ली की वायु से कैसी है? मानसूनी वर्षा जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसकी, ठीक है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश देश के शेष हिस्सों में भी पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में शुरू हो जाती है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर से, ठीक है, सितंबर से में प्रारंभ करती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है और दिसंबर के प्रारंभ तक यह देश के शेष भाग में मानसून की वापसी हो जाती है, ठीक है। याद रखना द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, ठीक है। द्वीपों पर मानसून सबसे पहली वर्षा होती है और ये क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है, ठीक है। ये सबका नोट्स जरूर। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती, मतलब व्यापारिक पवन नियमित होती है, मानसूनी पवन नियमित नहीं होती, लेकिन स्पंदमान प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। ये अलग अलग वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय होता है जून से शुरू होकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिन के बीच में होता है। इसका जब आगमन होता है तो उस समय सामान्य वर्षा में अचानक से वृद्धि हो जाती है। लगातार कई दिन तक ये जारी भी रहता है। इसी को बोलते हैं मानसून का फटना, मानसून प्रस्फोट। एग्जाम में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। इसे मानसून पूर्व बौछार से अलग किया जा सकता है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। उसके बाद यह दो भाग में बंट जाएगा, मतलब दक्षिणी छोर से प्रवेश करने के बाद ये दो भागों में बंटता है, ठीक है। एक होती है अरब सागर शाखा, ठीक है,
और एक होती बंगाल की खाड़ी। अरब सागर शाखा देखेंगे तो लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंच जाती है। एक तीव्र प्रगति है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में आसाम पहुंचती है। मतलब अरब सागर की शाखा जहां 10 दिन में पहुंचती है बंबई, वहीं बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो 10 दिन में असम तक का रास्ता तय कर लेती है, ठीक है। दोनों की स्पीड है अच्छी खासी। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ती हैं। कहाँ पे मुड़ेंगी? पश्चिम में अगर गंगा के मैदान की ओर मुड़ रही हैं तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात चल रही है, ठीक है। वही अपना उधर पहाड़ियों से टकरा के घूम पाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भाग में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में जाकर मिल भी जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में होती है। नॉर्मली देखा जाए जो दिल्ली में बारिश हो रही है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से ही होती है, वो भी जून के अंतिम सप्ताह में होती है, ठीक है। लगभग 29 जून होती है। जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा पूर्वी राजस्थान में पहुंचता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। बात करें मानसून वापसी की तो ये अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रम से होती है। पहले मानसून आता है फिर वापस होता है। ये भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य से सितंबर में शुरू हो जाता है, मतलब लौटना शुरू होता है सितंबर के महीना में। मध्य अक्टूबर तक मानसून कहाँ चला जाता है? प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, जो क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है, ठीक है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। मतलब ये जो द्वीप है हमारे, सबसे पहले मानसून यहीं पर आता है और सबसे लास्ट में यहाँ से जाता है। आने का समय है कब? आने का समय इसका है अप्रैल का अंतिम सप्ताह, मई का पहला सप्ताह। जाने का क्रम कब है? दिसंबर का प्रथम सप्ताह, जनवरी का प्रथम सप्ताह, ठीक है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। ऋतुओं की बात करें तो मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। मानसूनी जलवायु विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है ना। गर्मी के मौसम में ही ना स्टार्ट होता है मानसून। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेष रूप से देश के आंतरिक भागों में, ठीक है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है वो अधिक मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलेगा आंतरिक भाग में, ठीक है। तटीय क्षेत्रों का देखें तो तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि समुद्र का तटीय क्षेत्रों पर समकारी प्रभाव होता है। यदि वहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं, है ना। वर्षा के प्रारूप तापमान में ज़्यादा भिन्नता नहीं होती है, लेकिन बारिश का जो प्रारूप है कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। अब पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर बहुत अधिक बारिश होती है, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल सूखा रह जाता है ना। वर्षा का प्रारूप अलग है, लेकिन तापमान में उतनी अधिक भिन्नता नहीं देखते हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून का आगमन, वापसी का काल। 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। शीत ऋतु की बात करेंगे तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पर ये इन्होंने बता रखा है मानसून का आगमन कैसे होता है। 10 जून मुंबई में प्रवेश हो रहा है ना। इस तरीके से यहाँ देखिए 5 जून को इधर जा रहा, फिर 1 जून को केरल का तट वाला एरिया, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 15 जून, फिर यहाँ 1 जुलाई, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है। 25 मई, 1 जून, 5 जून, ठीक है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का एक हिस्सा है जो म्यांमार को पार करके निकल जाता है, सॉरी ये भारत को पार करके म्यांमार की तरफ भी निकल जाता है, ठीक है। एक 25 मई को बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है जो इधर म्यांमार में चली जाती है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता, मतलब जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तापमान क्या होगा? घटता चला जाएगा, मतलब ठंडी बढ़ती चली जाती है। उसका रीजन क्या है? कारण उसका एक तो है महाद्वीपीयता और दूसरा बोल सकते हैं समुद्र से दूरी, ठीक है। उच्चावच का भी अपना इसमें योगदान होता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान होता है 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच। वहीं उत्तरी मैदान में ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, मतलब 24 से 25 कितना? 1 डिग्री का अंतर है। और उत्तरी मैदान में 10 से 15 मतलब 5 डिग्री का अंतर होगा। दिन गर्म होगा, रात ठंडी होगी। उत्तर में तुषारपात सामान्य बात है इस समय में। हिमालय की ऊपरी ढाल पर हिमपात भी होगा इसी दौरान। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। जो ठंडी का मौसम है, शीत ऋतु है, इस ऋतु में क्या होता है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है।
स्थल से समुद्र की ओर बहती है, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है, देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, ठीक है। बात समझे, शुष्क मौसम क्यों हो रहा है, क्योंकि हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह शुष्क ही है, क्योंकि यही हवा क्या करती है कि तमिलनाडु के तट पर पहुंचकर कुछ बारिश भी करती है। उसका रीजन क्या है, ये जो स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवा है, बंगाल की खाड़ी से कुछ मात्रा में नमी प्राप्त भी कर लेती है, और वही क्या होता है, तमिलनाडु के तट पर पहुंचती है, जहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। फिर वहां पर उसी में वो फंस जाती, फंस के क्या करेगी, बारिश कर देती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर होती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र होता है इस दौरान, जिसमें हल्की पवन इस क्षेत्र से बाहर की ओर उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। उच्चावच से प्रभावित होती है और फिर पवन चलती है पश्चिम उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी की ओर। पश्चिम मतलब राजस्थान, उत्तर पश्चिम मतलब पंजाब हरियाणा मान लो, या फिर पाकिस्तान, ठीक है, याद रखना, पश्चिम उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ मिलेगा आपको, तापमान आर्द्रता कम होगी, पवनें शिथिल होंगी, परिवर्तित होंगी। लेकिन शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह एक विशेष लक्षण है। उत्तरी मैदान में ही पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ से ठंडी के महीने में ही चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह भी होता है। और ये क्या करता है, ये चक्रवाती विक्षोभ क्या है, ये कम दाब वाली प्रणाली है, भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। कई बार पेपर में पूछा गया है, हमको पता रहना चाहिए। पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश लेती है ये। इसके कारण क्या होता है, शीतकाल में मैदानों में वर्षा हो जाती है। इसके कारण भाई होती है चक्रवाती विक्षोभ के कारण। कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर। क्या है ये, कम दाब वाली प्रणाली है, ठीक है। इसके कारण शीतकाल मैदानों में वर्षा, पर्वतों पर हिमपात होता है, जिसकी उस समय बहुत अधिक जरूरत भी रहती है। यदि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती, लेकिन ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ये जो महावट शब्द है, ये शब्द यूज होता है राजस्थान में खास करके, ठीक है, याद रखना। ओके, लौटते हुए मानसून से जो बारिश होती है राजस्थान के क्षेत्र में, उसको बोलते हैं महावट। महावट का एक और दूसरा नाम है मावट। सवाल पूछा भी गया है, ठीक है, तो ये आपको पता है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती का क्या मतलब है भाई, वहाँ पर एक देखेंगे, चाहे कितनी भी ठंडी पड़े, वहाँ टी शर्ट पहन के भी काम चल जाता है, समुद्र का किनारा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। कंबल उम्बल की जरूरत कहाँ रजाई की जरूरत कहाँ पड़ती है, उत्तरी भारत में। बात समझ है ना। तो यहाँ पर प्रभाव स्पष्ट नहीं हो पाता है। समुद्री पवनों के प्रभाव के चलते शीत ऋतु में भी यहाँ के तापमान के प्रारूप में 9 के बराबर परिवर्तन होता है। मतलब प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट न होने का कारण है समुद्री पवनों का प्रभाव, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, तापमान के प्रारूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाता है। अगला है ग्रीष्म ऋतु। अब ये क्या है, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय तापपट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। सूर्य जब उत्तर की ओर गति करता है, उत्तरायण होता है, उसी समय तापपट्टी जो भूमंडली है वो उत्तर की ओर खिसक जाएगी। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। 3 महीने हुए, मार्च से मई। तापपट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मतलब हम तापपट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता कैसे लगाएंगे, तो अलग अलग अक्षांशों पर जो रिकॉर्ड किया गया तापमान है उसी के आधार पर उसी को देखें। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान होता है कितना, लगभग 38 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल में मध्य प्रदेश गुजरात का तापमान हो जाता है 42 डिग्री सेल्सियस। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भाग का तापमान होता है 45 डिग्री सेल्सियस। और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है ना। जहां हम उत्तर में, पश्चिम में हम देखेंगे 50-50 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री टेम्परेचर, वहीं पर जब आप प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जाते हैं तो आपको वहाँ पे तापमान बहुत कम मिलेगा। और उसका भी रीजन क्या है, समुद्री प्रभाव। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है, वायु दाब में कमी आती है। गर्मी आई, गर्मी में क्या होगा, धरातल क्षेत्र बहुत गर्म होगा, हवाएं हल्की होंगी, है ना, हवाएं हल्की होंगी, वायुदाब कम होगा। और मई के अंत में क्या होगा, उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कब होता है, मई के अंत में होता है, ठीक है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, मानसून गर्त बोलते हैं, है ना, सॉरी, कि विश्वतीय गर्त बोलते हैं। विश्वतीय गर्त भी बताया था ना आप लोगों को।
विषुवतीय गर्त का क्या मतलब है? हमने बताया था गर्मी के महीनों में जो ITCZ है वो उत्तर की ओर खिसक जाता है ना। उसकी वजह से फिर क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होगा, गर्मी आएगी, उत्तर भारत का जो मैदानी एरिया है बहुत अधिक गर्म होगा, वहाँ पे निर्माण होगा विषुवतीय गर्त का। अच्छा, लू लू क्या है? ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। याद रखना इसको इस तरीके से भी। ये क्या है? धूल भरी गर्म शुष्क पवनें हैं, ये पेपर में स्टेटमेंट आया हुआ है, जो कि दिन के समय भारत के कहाँ चलती है? उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक भी जारी रहती है। तो एक चीज़ तो ये भी याद रखना है कि ये दिन के समय में, हमेशा दिन के समय में चलती है, गलत है। कभी कभी ये देर शाम तक भी जारी रहती है, ये बात सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमको पता रहना चाहिए। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई के महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां चलेंगी। आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि समीर और हल्की वर्षा लाती है। सॉरी, क्योंकि ये तापमान को कम करती है, अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा लाती है। कौन? जो धूल भरी आंधियां, ठीक है, मई के महीना में उत्तरी भारत में जो अस्थायी रूप से हमको आराम पहुंचाती है वो है धूल भरी आंधियां। कारण क्या है? ये जो धूल भरी आंधियां चलती हैं और अस्थायी रूप से हमको आराम पहुंचाती हैं, ये तापमान को कम करने में मदद करती हैं। अपने साथ में ठंडा समीर हल्की वर्षा भी लेकर आती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है ना। बोलते हैं गांव में पाथर बहुत पड़ गया, गांव में सुने होंगे पाथर पड़ा है। फिर अपने यहाँ क्या करेंगे, अपने यहाँ पड़िए रहा, दूसरे के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ बोले, पूछेंगे फोन करके, अरे पाथर पड़ा, तो रिश्तेदार भी गुस्सा आ जाएगा, कहे हमारे पाथर पड़े है, तुम्हारे ही मुड़े पाथर गिर गया नहीं, बस समझे, हमारे ऊपर पाथर गिरा है। तो इसी दौरान होता है, आप बैठे हैं, पता चला कि कुछ नहीं, गर्मी भी हो रही है, एकदम उमस टाइप का हो रहा है, पता चला बाहर निकल देख रहे खट 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 गिर रहा वो बर्फ, तो गोला छोटा छोटा गिरने लग गया, ला तर तर तर। अब पता चला उसी उसी दौर में आपने सर मुड़ाया है, फिर क्या होगा? अब मुड़े तो कोई गिर गया, अगर दो चार ठो पड़ा, फिर तो बाप रे बाप, है ना, कई साल का याद आ जाएगा सब कुछ, नहीं? बस समझे। वैशाख के महीना, वैशाख का महीना कौन सा होता है? एक महीना है चैत, जो हिंदी महीना पहला महीना है। दूसरा महीना हिंदी का होता है वैशाख का, मतलब अप्रैल और मई का महीना, है ना। फिर उसके बाद जेठ का महीना आता है। तो बैसाख के महीना में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसको बोलते हैं काल बैसाखी। ठीक है, बैसाख के महीना में होता है तो पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी हो गया। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, और इसके चलते क्या होता है, केरल कर्नाटक दोनों में है भाई, याद रखना, ये पेपर में पूछा गया है। तो इससे क्या होता है, आम जल्दी पक जाते हैं और इसी को हम आम्र वर्षा बोलते हैं। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र होती है, जून के महीने में, मतलब जेठ के महीने में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन को ये अपनी ओर खींचता है। दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें समुद्री दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। जो पवनें हैं कहाँ उत्पन्न हो रही है? दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लेकर चलती हैं। ठीक है, ये पवनें तीव्र होती हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ दिया जाए तो ये मानसून पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी का एरिया छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में एक महीने में ये पहुंच जाए। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी, पवनमुखी का मतलब क्या है? जो हवा के बिल्कुल सामने पड़ने वाला हिस्सा है, वहाँ पर आप भारी वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देख सकते हैं। दक्कन का पठार, मध्य भाग, प्रदेश का कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भाग में होती है। ज़्यादातर वर्षा कहाँ पर होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मौसम भाग विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, मात्रा घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम को जैसे बढ़ते जाएंगे गंगा घाटी क्षेत्र में, बारिश भी घटती चली जाती है। राजस्थान गुजरात का हिस्सा देखें तो वहाँ पे बहुत कम वर्षा मिलेगी आपको। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। ये वर्षा में विराम क्या होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो मतलब इसमें आर्द्र शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। ठीक है, जो वर्षा का विराम है इसमें दो तरीके के, आर्द्र होता है, शुष्क भी होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मतलब अभी बारिश हो रही थी, बीच में बारिश खत्म हो गई है, बारिश वारिश नहीं हो रही है, फिर से दोबारा बारिश शुरू हो गई, यही बीच वाला जो हिस्सा है इसी को क्या बोलेंगे? यही है वर्षा का में विराम। ठीक है, इसी को बोलेंगे मानसूनी अंतराल। ठीक है, बस समझे। तो मतलब मानसूनी
जो वर्षा में विराम है वही मानसूनी विराम भी है, ठीक है, मानसूनी अंतराल भी है। मानसून में आने वाले विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। जो ये विराम आता है, रुकावट आती है, अंतराल आता है, वो किसके कारण है? ये मानसूनी गर्त के कारण होता है। मानसूनी गर्त हमने आपको पहले ही बता रखा है। विभिन्न कारणों से गर्त और इसका अक्ष उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। अलग अलग कारण उसके, जिसके कारण वर्षा का जो स्थानिक वितरण है वो भी सुनिश्चित होता है, ठीक है। मतलब ये कहना तो है कि गर्त, मानसूनी जो गर्त है और जो उसका अक्ष है उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता रहेगा, और उससे क्या होगा? वर्षा के स्थानिक वितरण भी सुनिश्चित होगा। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होगी, ठीक है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदान में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। मतलब यही अक्ष अगर मैदान के ऊपर है तब तो बारिश होनी है, अच्छी खासी बारिश होगी। लेकिन अगर वही हिमालय के आसपास में चला जाए तो क्या होगा? मैदान शुष्क हो जाएंगे। हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा उस समय हो जाएगी। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं, जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है और मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। ये गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होते हैं। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। किसकी अनिश्चितता? मानसून की अनिश्चितता, गर्त की अनिश्चितता, ठीक है, या मानसून विराम की अनिश्चितता। कभी भी आ सकता है, वर्षा में विराम कभी भी आ सकता है, ठीक है। डिपेंड क्या करे, किस पे करेगा? ये जो गर्त है ये उत्तर में हिमालय की ओर भाग गई या फिर ये मैदानी क्षेत्र पे ही डटी हुई है। बात समझे? अगर ये मैदानी क्षेत्र पर डटी हुई है, चिपकी हुई है, तो बारिश यहाँ अच्छी खासी हो जाएगी। अगर ये निकल गई हिमालय की साइड में घूमने टहलने के लिए, पहाड़ी क्षेत्र का मजा लेने के लिए, है ना, वहाँ क्योंकि ठंडा ठंडा रहेगा तो जाना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर उधर चली गई घूमने टहलने तो पता चला मैदानी क्षेत्र भैया शुष्क बना रहेगा, ठीक है। शुष्क आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति, समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती तो दूसरे में सूखा पड़ता है। इसका आगमन वापसी प्रायः अव्यवस्थित है, इसलिए ये कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है, ठीक है। यही जो वर्षा में विराम है ना, इसी के बारे में बात हो रही है कि ये निश्चित नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है, अनिश्चित है ये, ठीक है। अभी बारिश हो रही, पता चला कल हट गया ये, लो फिर लंबा समय निकल जाएगा, बारिश नहीं होने वाली है। मानसून की हम वापसी की बात करें, जो परिवर्तनीय मौसम अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण क्या होता है? तो सूर्य की आभासी गति सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है इसी दौरान। तो मानसून गर्त या फिर निम्न दाब वाला जो गर्त है ये उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है, धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है उत्तरी भारत में। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं, धीरे धीरे वो पीछे की ओर हटना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे देखो पीछे हटना शुरू करते हैं, मानसून गर्त शिथिल हो जाता है, बात तो सही, निम्न दाब शिथिल हो जाता है वो भी ठीक है, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? सूर्य का दक्षिणायन होना, ठीक है। पीछे हट जाएंगे, अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल माना जाता है। अक्टूबर और नवंबर का महीना है ना। तो इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं, एक तरफ गर्मी एक तरफ सर्दी, बीच का जो मौसम है उसको क्या बोलेंगे फिर? ये है, ठीक है, इधर आ गए ठंडी, इधर आ गई गर्मी। अब गर्मी और ठंडी के बीच का एक बफर जोन हो जाएगा ना फिर, बस समझे, बफर जोन ना हुआ ये फिर। तो अक्टूबर नवंबर का जो महीना है वो क्या है? वो गर्मी और ठंडी के बीच का क्या है? बफर जोन बोल सकते हैं। मानसून की वापसी होने से आसमान कैसा होगा? आसमान साफ हो जाएगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी, दिन का तापमान उच्च होता है, रात का तापमान, रात में ठंडी सुहावनी होती है, स्थल अभी भी आर्द्र रहता है ना। आप लोग अभी अनुभव कर सकते हैं अपने यहाँ पे उच्च तापमान आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम आपको असह्य मिलेगा, मतलब सहने योग्य नहीं है। उसको हम क्वार की उमस बोलते हैं। अभी जो हम सब देख रहे हैं कि क्या है, क्वार की उमस में चल रही है भाई, अभी आपको उमस भी लग रही होगी, है ना। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए फेमस है, ये आपको पता रहते हैं, नोट्स में भी आपके हो जाएगा। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित होती है। मतलब नवंबर की शुरुआत आते आते क्या होता है, नवंबर आते आते जो उत्तर पश्चिमी भारत पर निम्न दाब वाली अवस्था उपस्थित थी अब वह बंगाल की खाड़ी पर पहुंच गई है। ये स्थानांतरण कैसे होता है? ये चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करता है, जिनके कारण व्यापक और भारी वर्षा। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं लेकिन प्रायः होते हैं, ठीक है। मौसमी वर्षा यहाँ पर देख सकते हैं,
400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ देखने को मिल रही है आपको? ये वाला एरिया है ना? अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, मेघालय है, ठीक है, ये सब में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सॉरी, ये इतना एरिया बस पश्चिमी घाट का इस क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 से 400 के बीच में बारिश अगर देखेंगे, एक मिनट, 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश यहाँ हो रही है और ये यहाँ हो रही है, इतने एरिया में, ठीक है। बस 200 से 400 सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं हल्का नीला है, ये वाला एरिया सिक्किम का, पश्चिम बंगाल का, अरुणाचल प्रदेश ना ये, इसके अलावा ये मेघालय थोड़ा बहुत एरिया, ठीक है। ये सब में 200 से 400 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश कहाँ हो रही है? 100 से 200 सेंटीमीटर वाली बारिश आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, गोवा वाले क्षेत्र में इधर देख रहे हैं। इसके अलावा ये एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल में भी आपको नज़र आ रही है ना? इधर उत्तराखंड में भी देख सकते हैं, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में भी, और इधर थोड़ा सा कश्मीर के एरिया में नज़र आएगा, ठीक है। फिर आता है 100 से 200 सेंटीमीटर हो गया है। अब 60 से 100 सेंटीमीटर बारिश कहाँ हो रही है? तो ये देखो, ये चल रहा है ये सब पूरा, हालांकि ये भी क्या है, ये आपका बिहार का एरिया, यूपी है ना, इधर उड़ीसा, इधर पश्चिम बंगाल में, इधर थोड़ा सा बिहार में भी आएगा, इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी आता है, राजस्थान तो है ही, फिर पंजाब हरियाणा का एरिया है, बस समझे। फिर 40 से 60 सेंटीमीटर, 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश आपको कहाँ देखने को मिल रही है? जिस क्षेत्र में 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होगी वो आपका एरिया कौन सा है? तो वो थोड़ा बहुत एरिया है, ठीक है, यहाँ जैसे ये है, ठीक है, ये बस समझे। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आपका है। तो इस तरीके से बारिश का अलग अलग हिसाब है। अब अगर ये चीज़ आपको पता है तो आपको ये भी पता हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें भी आपको पता है, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं वार्षिक वर्षा दिखा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे एक पेपर की कटिंग लगी हुई है जिसमें आप हैज हजार्ड ऑन रोड डेवास्टेटेड बाय, ठीक है, फ्रीजिंग कश्मीर, है ना। चलो, ये हमें थोड़ा सा ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। विनाशकारी होते हैं और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में अक्सर चक्रवात आते हैं। ज़्यादातर जो चक्रवात गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में, क्यों रुला रही भाई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी होते हैं। कोरोमंडल तक पर अधिकतर वर्षा कैसे होती है? इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों से होती है। अच्छा, कोरोमंडल तक कौन सा है? हमने पूर्वी घाट के बारे में पढ़ा है, एक हिस्सा है उत्तरी सरकार और एक हिस्सा है इसका कोरोमंडल, है ना। तो कोरोमंडल तट आपका पूर्वी घाट में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला एरिया, ओके, बात समझे। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों, उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, इससे सटा पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भाग में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों, सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। अच्छा, इस क्षेत्र में सह्याद्री वाला जो आंतरिक भाग है, यहाँ पर वर्षा कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है ना क्योंकि वो क्षेत्र पवन विमुख क्षेत्र में पड़ता है ना। पवन विमुख क्षेत्र में नहीं, पवन विमुख क्षेत्र में पड़ता है, सॉरी, पवन विमुख क्षेत्र में पड़ता है, इस वजह से वहाँ पे कम वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर का लेह, जम्मू कश्मीर का नहीं, अभी लद्दाख का लेह हो गया है, ठीक है ना। अब तो जम्मू कश्मीर का नहीं रहा ना, अभी तो लद्दाख का बन गया है ना। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है, हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है, ध्यान रखना है। मानसून की प्रकृति के परिणामस्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेश में अधिक पाई जाती है। वर्षा की विषमता सब कहाँ पर मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में भी ये पाई जाती है। अब वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? जो वर्षा से अछूते रह जाते हैं उन्हीं को वृष्टि छाया प्रदेश बोला जाता है। मतलब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है, ठीक है। मानसून जो एकता का परिचायक भी है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर उच्च तापमान बना रहता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीन ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती, न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के चलते तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर भी होता है, लेकिन फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, उनसे संबंधित ऋतु दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय देती हैं। वर्षा की अनिश्चितता, उसका असमान वितरण मानसून के एक विशिष्ट लक्षण है।
ठीक है। संपूर्ण भारतीय परिदृश्य के जीव वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, उसके त्यौहार, उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा भी करते हैं। पूरा भारत में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति है मानसून के आगमन की उम्मीद रखता है, ठीक है, इंतजार करता रहता है, ठीक है। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करके कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जालों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जो मानसून है वो एकता का परिचायक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया, स्थान किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, उसका नाम क्या है, मौसम है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे लू, है ना। जी निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। जो उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी वो है पश्चिमी विक्षोभ, है ना। मॉन्स पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है। मानसून की वापसी नहीं, मानसून की वापसी से कोई वर्षा और समान नहीं होती, उससे तो वर्षा तमिलनाडु के तट पे होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ ने यहाँ पे करता है वर्षा, ठीक है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, कब आता है मानसून, जून की शुरुआत में आ जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। शीत ऋतु में गर्मी थोड़ी पड़ती है ना, ठंडा दिन ठंडी रात होगी, है ना। ये आपका गौ। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखो, एक प्रश्न है, भारत मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक और क्यों होता है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, जेट क्या होता है, जेट धारा, और किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में, मान लीजिए आप मेंस लिख रहे हैं तो हो सकता है ऑप्शनल का भी क्वेश्चन बन जाए इसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब कारण बताओ, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, क्यों, कारण क्या है। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्यों, कारण क्या है। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं, कारण क्या है। राजस्थान, गुजरात, कुछ भाग दक्षिण सॉरी पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्यों, कारण बताओ, ठीक है। याद रखना, ये सारे प्रश्न हैं जो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व भी करिएगा, बाकी हम इनके सॉल्यूशन भेज देंगे आज शाम को, ठीक है। इन सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग चाहे तो वो सारे प्रश्न भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप नोट्स अपना जरूर बना के रखिए, ठीक है। उससे क्या होगा, पढ़ने में आपको मदद मिलेगी, आसानी होगी पढ़ने लिखने में, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई। अब तिरुवनंतपुरम और शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है, जबकि शिलांग कहाँ है, मेघालय की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल की राजधानी है। तो दोनों तो अलग अलग एरिया में पड़ रहे हैं ना, एक दक्षिण में है, एक उत्तर में दिख रहा है, एक तीर घाट है, दूसरा मीर घाट है, ये उसका दूसरा अक्षांश, इसका दूसरा अक्षांश, एक है कर्क रेखा के दक्षिण में, दूसरा कर्क रेखा के उत्तर में पड़ रहा है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि भैया वहाँ क्या बोलते हैं, कहाँ गया, जुलाई की अपेक्षा जून में ज़्यादा वर्षा हो रही है, दोनों में वही हाल है। इसका भी कुछ कारण होगा, ज्ञात करना पड़ेगा। जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमको इसी चैप्टर में सारी चीज़ें मिलेंगी, हालांकि हम इन सब का सलूशन भेज देंगे। होता क्या है, जैसे एग्जाम में यूपीएससी में खास करके बता रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज तो आपको पता होनी चाहिए इस तरीके के प्रश्न। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा क्यों होती है। शिलांग में कोलकाता की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है। कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यों होती है, इसके विपरीत शिलांग में जून में जुलाई से अधिक वर्षा होती है। मतलब शिलांग में जून में, है ना, और कलकत्ता में जुलाई में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके हम सोल्यूशन आपको भेज देंगे, फिलहाल आप देख लेना। अगला चैप्टर होगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, ठीक है। इनको हम सब करते हैं कल।